हमने मालेगांव शहर के आमदार से सवाल किया, मगर उन्होंने सियासी आमदार होने की हैसियत से जवाब देने के बजाय जमीयत की ऑफिस में बैठकर जवाब दिया। एक बात जो उन्होंने खुद बोली कि 8,000 स्लिप जमीयत की ऑफिस से लोगों को वोटर स्लिप दी गई, जबकि इनको जिम्मेदारी 141 यादी की दी गई थी उम्मीदवार की तरफ से। मालेगांव शहर में तमाम ही सियासी पार्टियां एक ही पार्टी और एक ही उम्मीदवार का काम कर रही थी, तो उन्होंने उम्मीदवार ने कैटेगरी बना के अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी थी। आमदार साहब को 141 यादी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें स्लिप बांटने की भी जिम्मेदारी थी और बाकायदा स्लिप प्रिंट करके दी गई थी। और 141 यादी की जो स्लिप थी वो लगभग 1.25 लाख स्लिप थी, जिसके अखराजात दिए गए। जो वोटर के घर तक स्लिप पहुंचाना, वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना, ये सारे अखराजात भी उसके साथ दिए गए। और अगर ये बात कोई झुटलाने की कोशिश करेगा, स्टेज से जो फी सबिलिल्लाह की बात बोलते वो बिल्कुल झूठ बोलते। इसका खर्च सभी सियासी पार्टियों को दिया गया। ये बात सच है कि कम खर्च में सभी लोगों ने काम किया, मगर मालेगांव शहर का कोई सियासी लीडर ये नहीं बोल सकता कि उसको यादी के हिसाब से खर्च नहीं दिया गया। 141 यादी का 1.25 लाख स्लिप बांटने के बजाय जमीयत की ऑफिस से, जो कि एक तंजीम है, मजहबी दीनी तंजीम है, जिस तरह दूसरी मजहबी समाजी तंजीमें मालेगांव शहर में काम करती है उसी तरह जमीयत भी करती है। मगर अब जब कोई फर्द वाहिद तंजीम से बड़ा हो जाए या अपने आप को तंजीम से बड़ा बतलाने लगे, तो ऐसे वक्त यह लम्हा फिक्रिया उस तंजीम के लिए भी है, जो तंजीम जिस कौम के लिए काम कर रही है उस कौम के लिए भी है। बाकायदा जो ओड जमीयत से बढ़ाई जाती उसका खर्च भी सोहेल मास्टर को जमीयत की तरफ से दिया जाता। तो जमीयत को चंदा सब लोग देते, जमीयत हमारी तंजीम है, मगर अगर कहीं पर आग लगी और घर बना तो हेडिंग ये लगती है कि मुफ्ती से आमदार का बड़ा कारनामा। यह आमदार का बड़ा कारनामा नहीं है। मैं यूट्यूब वालों से भी गुजारिश करूंगा, अखबार वालों से भी गुजारिश करूंगा, अगर काम जमीयत का है तो तंजीम से बड़ा फर्द वाहिद नहीं हो सकता। वो सियासी तंजीम हो, मजहबी तंजीम हो या कोई सोशल या दीनी तंजीम हो, फर्द वाहिद हमेशा तंजीम से छोटा होता है। तुम जमीयत की साख्त को कमजोर कर रहे हो, उसे नीचा कर रहे हो, सिर्फ एक फर्द वाहिद को बड़ा करने के लिए। तो मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है, मालेगांव शहर की आवाम से भी गुजारिश है कि ये लम्हा फिक्रिया है, आप सोचो। और उस तंजीम के जो रुकन हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि तंजीम से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। और हमारे ऊपर तनकीद अगर वो सियासी स्टेज से आज भी बोले, मैं इससे पहले ही बोला हूँ कि सियासी प्लेटफॉर्म से आएंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे उनको। हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में निहाल साहब से सीखे हुए लोग हैं। जब इलेक्शन हुआ सबसे पहले हमने बोला कि 17C फॉर्म, हो सकता है कि शहर में बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो। मुझे कृष्ण अल्लावरू का फ़ोन आया दिल्ली से, जो कांग्रेस के यूथ के सेक्रेटरी और इंचार्ज है। वो मेरी वीडियो किसी तरह देखे होंगे, तो वो बोले कि यार तुमको ये कैसे समझा कि वोट बढ़ेंगी। और क्योंकि मैं उस प्रेस में ये बोला था कि अभी जो परसेंटेज डिक्लेयर हुआ इससे वोट बढ़ेंगी और 17C फॉर्म जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। और तो उन्होंने मेरे से वो डिटेल मांगी कि यार उनको कैसे समझा। मैं वो डिटेल उनको बताया कि यार ऐसे 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 वो चीज़ें हमको समझी। तो हमको समझता है, तुमने 141 यादी पे काम किए, तुमने 17C फॉर्म कितना जमा किया, तुम पोलिंग एजेंट हर जगह बैठाए क्या। यहाँ पर शहर में 20 स्टॉल हमने सियासी लगाया, सियासी। और उस 20 स्टॉल के अलावा जो यादी हमको दी गई, उस यादी पर हमने हमारे लोगों को दिया कि वो स्लिप जितनी हो सके उतनी उन घरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। वो कोशिश भी की गई। 8 दिन तक 20 स्टॉल लगाए गए। वहां पर वो 20 स्टॉल में ऑनलाइन और जो
अलग से हमने 2-2 लेडीज जो काम करते उनको भेजा, उनको अलग से पैसा दिया कि हर तरीके से लगभग 1 लाख सियासी तौर पर काम करने पे हमने सिर्फ स्टॉल से लोगों को स्लिप हाथ से भी बना के दी, और जो स्लिप हमारे पास आई थी जो हो सका वो हमने दी। तो हमको जो काम दिया गया था जितनी स्लिप बांटने का, हमने उससे डबल स्लिप बांटने का काम किए। मगर जिनको आमदार साहब को 141 यादी का जो काम दिया गया, उन्होंने वो काम ईमानदारी से नहीं किया, और आखिरी में जमीयत की 8,000 बांटी हुई स्लिप, इससे मुझे इनकार नहीं है कि जमीयत से 8,000 स्लिप नहीं बटी होंगी, बटी होंगी, अच्छी बात है, समाजी काम काज कर रही है, अच्छी बात है। मगर वो 8,000 स्लिप जमीयत से बटी है, 1.25 लाख स्लिप की जो खर्च इन्होंने लिया, जो जिम्मेदारी इन्होंने ली, उसके ताल्लुक से इन्होंने एक स्लिप नहीं बांटी। अगर बांटी होती तो उसी वक्त इन्होंने बोला होता। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप अगर सियासी तौर पर कोई बात हो रही है तो उसका जवाब आप सियासी तौर पर दो, ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर कल मैं जाकर खड़ा हो जाऊं या कोई और खड़ा हो जाए कि अगर ये मकान बना है तो ये हमारा भी काम है, क्योंकि ये कोई एक फर्द वाहिद इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। और मैं जो बोला वापस मैं यूट्यूब वालों को भी बोलूंगा कि आप लोग एक तंजीम को छोटा कर रहे हो, तंजीम को बहरहाल फाल तंजीम है, उसे छोटा मत करो। एक फर्द वाहिद और एक सियासी आदमी के लिए इतना ज़्यादा अपने को झुकने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत बड़ा नाम है, उसको बड़ा नाम रखो। जमीयत की तारीख ये रही है, और जमीयत के 1918 से जमीयत का क़याम हुआ है, उसमें कई बड़े बड़े सदर आए गए, फौत हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन वो जमीयत की जो हुर्मत है, उसकी जो मजबूत शाखें हैं पूरे हिंदुस्तान में फैली है। किसी एक वाहिद शख्स से उसके मुआवजा आप नहीं कर सकते, वो कायम है, और जब तक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, नस्लें खत्म होगी, वो तंजीम कायम रहेगी, लेकिन उसकी हुर्मत बचा के रखना चाहिए, उसमें ना इत्तेफाकी नहीं पैदा होना चाहिए, ये हमारी दरख्वास्त है। बड़े बड़े लोग दिग्गज नाम जमीयत में है, जब ऐसी हेडलाइन लगती है कि मुफ्ती इस्माइल ने घर बना कर दिया, तो ये खामोशी क्यों इख्तियार रखते हैं? जमीयत में जो बात आप समझ लो कि अगर हम आज ये बात बोल रहे तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है ना, एक आम आदमी नहीं बैठा है कि वो हर बात आकर बोले, मगर लोग इसको जब बुरा मानने लगे, हम सियासी लोग हैं, जब ये चीज़ समझने लगी कि लोग अब इसको गलत मानने लगे, तो हमको आकर लोगों की तर्जुमानी करना पड़ी। ये हम नहीं बोल रहे, ये लोगों की तर्जुमानी है। लोग जब हेडिंग देख रहे हैं आपके यूट्यूब की, तो अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो मुझे कल के कोई साबान नगर का जो वाकया था, मुझे एक शादी में 4 लोग बताए कि यार ये क्या है, हेडिंग पर बताए यार ये क्या है। तो ये जो हम बोल रहे, तुम बोल रहे कि लोग नहीं बोल रहे, आम आदमी जो है वो हर मामले में नहीं बोलता, उसको मालूम है कि यार उसने, अगर हम सियासी तौर पे या यानी कोई दीनी तंजीम है, उसके जो अहदेदार है वो आवाम की तर्जुमानी करते, हर आम आदमी आगे खड़े होकर नहीं बोलेगा। अगर मैं यहाँ से जो बात बोल रहा हूँ ये आम लोगों की तर्जुमानी है, ये हमारी बात नहीं है। जमीयत में जो बाकी के जिम्मेदार है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस तरीके की हेडलाइंस लगना कि जमीयत के काम को एक एमएलए का काम? मैं तो एक बात क्या बोला कि ये लम्हा फिक्रिया सिर्फ मालेगांव के आम लोगों के लिए नहीं है, ये जमीयत के जिम्मेदारान के लिए भी है कि एक बड़ी तंजीम को छोटा किया जा रहा है और एक फर्द वाहिद को बड़ा किया जा रहा है। और तंजीम से बड़ा कोई फर्द वाहिद नहीं हो सकता, वो भले ही कितना भी बड़ा अपने आप को रुस्तम समझता हो, वो उसकी खुद की सोच हो सकती, मगर तंजीम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। 22 मई साथी निहाल अहमद साहब की यौम पैदाइश के वक्त साथी निहाल अहमद साहब के किए गए कामों को याद करते हुए और शहरी मसाइल को देखते हुए एक बात की जो बहुत अहम फिक्र थी कि जो इलेक्शन पार्लियामेंट का गुजरा, उसमें बड़ी तादाद में लोगों को इस बात की शिकायत रही कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। लोग अपने शनाख्ती कार्ड लेकर आ रहे थे और जो 2019 के इलेक्शन की उनकी स्लिप थी, वोटर स्लिप, वो लेकर आ रहे थे। इसके बावजूद भी उनको उनका नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा था। लोगों ने मुसलसल इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन कोशिश की, यहाँ तक कि लोग जो जिंदा थे वो आकर खड़े थे और उनकी वोट डिलीटेड और मृत्यु के नाम से थी। इसकी वजह से एक बड़ी वोट की तादाद जो सेकुलर उम्मीदवार को मिलना चाहिए थी, वो वोट अपनी वोट का हक अदा करने से महरूम रह गई। ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है।
इस बात को जब हम लोग समझने लगे तो एक बात समझ में आई कि असेंबली इलेक्शन 2019 के बाद शेख आसिफ साहब ने अपने इलेक्शन हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये सारी वोट बोगस है, और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि मैंने 35,000 वोट को कट करने की दरख्वास्त की है और मैं वोट कट करवा रहा हूँ जो उनके मुखालिफ जो मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए हैं उनको मिली है। इसलिए हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये इलेक्शन में जो लोग मौजूद हैं, हयात हैं, मालेगांव के शहरी है, उसके बावजूद भी मालेगांव शहर की पार्लियामेंट हल्के की यादी में उनका नाम नहीं आया। ये कहीं ना कहीं वो लोग थे जो मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ थे और दुश्मनी में हारने वाले उम्मीदवार ने, शेख आसिफ साहब ने उनका नाम कटवाया यादी से। उसके बाद हमारी शिकायत ये थी कि जब इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शेख आसिफ साहब ने ऐलान किया कि मैं वोट कटवा रहा हूँ, उस वक्त भी मुफ्ती साहब की ये जिम्मेदारी थी कि एनआरसी की मुसीबत लगी हुई थी। मुसलसल मालेगांव शहर के पूरे हिंदुस्तान में इस बात का एहतजाज हो रहा था कि एनआरसी जैसे कानून जो सिर्फ मुसलमान लोगों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। लोग अपने कागजात, अपने दादा परदादा उनके कागजात को दुरुस्त करने में लगे थे। उस वक्त शेख आसिफ साहब ने लोगों की शहरियत को खत्म करने का काम किया, जो उन्होंने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। उसके बाद खिलाफ जो मुफ्ती इस्माइल साहब का काम था कि उनको वोट देने वाले लोगों की, सिर्फ वोट देने वालों का ये गुनाह था कि वो शेख आसिफ को वोट नहीं दिए, उन्होंने मुफ्ती साहब को वोट दिए, इसलिए उनका वोट काटी जा रही है। तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनकी वोट बढ़ाने के लिए वो कोशिश करे, उनकी वोट कायम रखने के लिए कोशिश करे, लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं की। ये बात हम लोग दावे से बोलते हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मुझे ये बात की खबर आई कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, दोनों तरफ से खबर आई कि एक 4 जून के बाद बताएंगे। 4 जून के तो रिजल्ट आएगा, जो होना था वो 20 मई को हो चुका। लोग अपने हक को इस्तेमाल करने से महरूम रह गए। तो अब 4 जून के बाद बोले कि 5 साल के बाद बोले, वो बातें वापस नहीं होने वाली। अगर कहीं सेकुलर उम्मीदवार इन वोटों से हारता है, इतनी वोटों से हारता है जितनी वोट देने से लोग महरूम हो गए, तो इसके जिम्मेदार वो लोग रहेंगे जो वोट काटे और वो रहेंगे जो वोट को कायम नहीं रख पाए। मैंने एक बयान सुना कि भाई मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मैंने 21,000 वोट बढ़वाई। एक बात ये समझ लो कि मालेगांव शहर में चाहे हमारी राब्ता ऑफिस हो, जो पहले जनता दल ऑफिस थी, उसके बाद समाजवादी की राब्ता ऑफिस, शान हिंद राब्ता ऑफिस बनी, उसके बाद दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने भी वोट बढ़ाई, सरकारी तौर पे स्कूलों में वोट बढ़ी, बीएलओ ने वोट बढ़ाई। इसके बावजूद मैं आपको एक तादाद बताऊंगी कि 2019 में जो असेंबली हल्के पार्लियामेंट की वोट थी 2,84,975 वोट, ये मालेगांव शहर के असेंबली हल्के की वोट थी, जो पार्लियामेंट में टोटल वोट थी। और जो अभी 2024 में जो वोट हुई वो है 3,02,700। इसका मतलब आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर में 17,725 वोट, मतलब 5.85 यानी 5.85% वोट बढ़ी है। और इतनी, और जो आप देखेंगे कि 2014 में वोट बढ़ने की जो 2014 में वोट बढ़ने की तादाद थी, 2014 में वोट थी हमारी 2,46,669 और वो बढ़ी 2019 के इलेक्शन में 2,84,975। इसका मतलब ये था 13.55% वोट बढ़ी थी, यानी 36,616 वोट 2014 से 2019 में बढ़ी। लेकिन यानी कितनी वोट बढ़ी? 36,000 के एवरेज से वोट बढ़ी। लेकिन अभी आप देखेंगे 2019 से 2024 में सिर्फ वोट बढ़ी 17,725। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, पार्लियामेंट के हल्के में 2019 में धुले पार्लियामेंट हल्के में वोट थी 17,87,801, जो 2024 में हुई 20,22,061 वोट। यानी इसका मतलब है कि 2,34,000
660 वोट 11.58% वोट बढ़ी। अगर यही जो वोट बढ़ी है पार्लियामेंट्री हल्के में, अगर आप उसमें 2,34,260 वोट में से मालेगांव में जो वोट बढ़ी है 17,725 ये निकाल देंगे, ये निकाल देने के बाद 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको तकसीम करेंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2019 से 2024 के बीच में वोट बढ़ने की तादाद है 43,307, यानी मालेगांव में सिर्फ 17,725 वोट बढ़ी और बाकी सारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में एवरेज ये रहा कि 43,307 वोट बढ़ी। जबकि प्रोपेगेंडा करती है बीजेपी कि मुसलमानों की औलाद ज्यादा होती है, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है, लेकिन आप ये रेशो अगर देखेंगे तो मालेगांव की वोट बढ़ने की तादाद बहुत कम थी। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी नए वोट तो बढ़ गई, जो वोट नए वोटर थे वो बढ़ गए, लेकिन जो पुराने 35-36 हजार वोटर थे उनकी वोट कट हुई। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये जो मैं आपको इस तरह का डाटा बता रही हूँ हमारी ऑफिस से। हमारे पास भी डाटा है कि हमने 5 से 7 हजार वोट बढ़ाई। 5,000 वोट का हमारे पास डाटा है जिसमें हम लोगों के नाम, लोगों के एड्रेस और लोगों के आधार कार्ड के नंबर के साथ आप लोगों को बता सकते हैं। अगर कोई जानना चाहता हो तो हम डाटा के साथ बताएंगे। दूसरी बात, हमारी मुखालफत में हमने एक सियासी आदमी को ये बोला कि आप वोट कटवाए और दूसरे सियासी आदमी को ये बोला मुफ्ती साहब को कि आपने वोट बचाने में कोई मदद नहीं की क्योंकि हमारे ऊपर एनआरसी की मुसीबत थी, उसके बावजूद भी आपने नहीं की। तो वो हमारा जवाब दिए जमीयतुल उलमा की ऑफिस में बैठ के। इस बात का मुझे और शहरियान को, हमारी पार्टी को बहुत दुख है कि सियासी बात का जवाब वो जमीयतुल उलमा की ऑफिस में बैठ के देते हैं। अगर उन्होंने बोला कि मैंने 21,000 वोट बढ़ाया, लेकिन यहाँ तो 17,000 वोट बढ़ी हुई है, अगर मैं वो बोलते हैं कि मैंने 21,000 वोट बढ़ाई तो कहाँ से बढ़ाई? उन्होंने खुद बढ़ाई अपनी ऑफिस से कि जमीयतुल उलमा से बढ़ाई? अगर जमीयतुल उलमा हमेशा काम करती है, जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान की एक ऐसी खिदमतगार समाजी तंजीम है जो हिंदुस्तान के हर हिस्से में काम करती है, चाहे वो कानूनी मदद का काम करती हो जो लोग बेगुनाह जेल में रहते हैं उनके लिए, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं कुदरती आफत आ जाती है वहां पर भी वो मदद करती है। आज़ादी की लड़ाई में जमीयतुल उलमा का एक बड़ा हिस्सा रहा है। यहाँ तक के मेरे दादा यानी साथी निहाल अहमद साहब के वालिद मौलवी मोहम्मद उस्मान जमीयतुल उलमा आज़ादी से पहले 1937 में वो जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर रहे। उस वक्त महाराष्ट्र नहीं था, उस वक्त बॉम्बे स्टेट थी। तो मौलवी मोहम्मद उस्मान उसके 1937 से लेके 1953 तक हिंदुस्तान की जमीयतुल उलमा के महाराष्ट्र बॉम्बे स्टेट के सदर रहे। लेकिन हम लोगों ने कभी सियासी तौर पे इस बात का तंजीम का मामला, चाहे जमीयतुल सालिहात मदरसा के बानी साथी निहाल अहमद साहब के वालिद रहे, हम लोगों ने कभी सियासी तौर पे इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बात का दुख है कि वो जमीयतुल उलमा की ऑफिस में बैठ के सियासी सवाल का जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो मैंने मेरे वालिद से तारीख सुनी कि भाई मुस्तफ़ा मालिक साहब वो सालों से जमीयतुल उलमा के सदर रहे थे और जब जमीयतुल उलमा की ऑफिस नहीं थी तो उनके घर से वो ऑफिस चलाया करते थे। यहाँ तक के बैरून शहर से जो लोग यहाँ आते थे, जो सफ़ीर आते थे, वो उनके घर में मुकीम रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे जरिए हो रहा है। उन्होंने हमेशा जमीयत का नाम लिया। यहाँ तक के जो हिंदुस्तान के सदर हैं जमीयतुल उलमा के, वो मौलाना अरशद मदनी, मैंने भी कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि वो जमीयतुल उलमा के किसी काम को खुद के नाम से करते हैं। मैंने मालेगांव शहर में ये देखा कि जब जमीयतुल उलमा को किसी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है तो मालेगांव का बड़ी तादाद में हर शहरी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई अपने मसलक की बुनियाद पर उनको मदद करता है, हर मसलक के लोग उनकी मदद करते हैं, इसलिए कि ये तंजीम जो है लोगों तक पहुंचती है और मदद करती है। इसलिए मैं ये जानती हूँ कि कोई भी शख्स एक ऐसी मुल्क गिर समाजी तंजीम से बड़ा नहीं हो सकता
सब मैं इस बात की नाराजगी जाहिर करती हूँ और मैं अपील करती हूँ कि भाई आप अपने सियासी फायदे के लिए एक पुरानी तारीखी जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली तंजीम का इस्तेमाल ना करें, वरना लोगों के दिल में गलतफहमियां पैदा होगी और ऐसा ना हो कि लोग एक सियासी स्टेज उनको समझने लगे। बहुत ज़रूरी है न सिर्फ जमात उलमा के लिए बल्कि जो लोग मालेगांव के शहरी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो है वो जमात उलमा और सियासी काम को अलग अलग रखे। मैंने कुछ लोगों से मालूमात ली कि भाई जमात उलमा का एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात थी कि जमात उलमा जो है वो किसी सियासी नज़रियात के पार्टी के साथ नहीं रहेगी, भले ही उनके यहाँ कोई अगर उनका जुड़ा हुआ फर्द है वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ रह सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि मालेगांव शहर में सियासी बातें जमात उलमा की ऑफिस से हो रही है, जिसकी फिक्र हमको ही नहीं बल्कि मालेगांव शहर के शहरियान को भी है कि इतनी बड़ी तंजीम का इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए हो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि जो तक़द्दुस है, जो हुर्मत है एक जमात की, उसको कायम रखा जाए। और दूसरी बात जो हम लोगों ने ऐलान किया था कि वोट को बढ़ाने का काम 25 मई से शुरू हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राब्ता ऑफिस पे बड़ी तादाद में लोग वोट की बढ़ाने के लिए यहाँ आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारी नाराज़गी आज भी इस बात पर है कि जो 35,000 वोट काटने का दावा शेख आसिफ साहब ने किया था वो इस वोटर लिस्ट में तादाद आने के बाद यकीनी साबित हुआ कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 42,000 की एवरेज से वोट बढ़ी है और मालेगांव शहर में सिर्फ 17,000 की एवरेज से बढ़ी है। जबकि जो बोलते हमने 21,000 वोट बढ़ाई, उनके बाद मैं कागज के जरिए, आप भी सरकारी रिकॉर्ड के जरिए बता सकते कि वोट कितनी बढ़ी और बोलने की मुबालगा आराई कितनी थी। मेरी ये बात की फिक्र की बात है कि अगर कोई सेकुलर आदमी, कोई सेकुलर उम्मीदवार इस इतनी वोट से हारता है जितनी वोट कम हुई है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये दोनों सियासी लोग रहेंगे जिन्होंने वोट काटने और वोट कटवाने में रोकने के लिए नाकाम रहे। ये दोनों लोग रहेंगे। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जमातुल उलमा को जवाब देने के लिए या फिर एमएलए को जवाब देने के लिए? जमातुल उलमा एक ऐसी समाजी तंजीम है कि जिसके बारे में मालेगांव क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई इसके खिलाफ में बोल नहीं सकता। मैं बता रही हूँ कि मेरे दादा उस वक्त जमातुल उलमा के महाराष्ट्र बॉम्बे स्टेट के सदर रहे जब मालेगांव में जमातुल उलमा आई नहीं थी। ये ताल्लुक रहा है यानी आज़ादी के मतवालों का और जो मजहबी लोग थे। मेरी बस दुख की बात यह है कि सियासी मामला से जमीयत को दूर रखना चाहिए। हर किसी की जमीयत से मोहब्बत है, आज हमारी भी मोहब्बत है, मालेगांव के शहरियों की भी मोहब्बत है, इसलिए उसका तकद्दुस और उसकी हुर्मत कायम रहना चाहिए। जमीयत के सदर ही पॉलिटिशियन है तो क्या कर सकते? ये बात यही मैं आपको बोल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका है, देना चाहिए, ये उनका इंडिविजुअल मामला। देखो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जमीयत का खुद का कोई सियासी पार्टी के लिए प्रचार का काम नहीं रहेगा, भले ही उसमें काम करने वाले या ओहदेदार वो किसी भी पार्टी के साथ रहे। तो उनका सदर रहना और जमीयत का सदर रहना और एमएलए रहना ये कोई गलत बात नहीं है। आप कैसे देखते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब क्या एक शहरी एमएलए ने दिया या जमीयत के सदर ने दिया? नहीं, हमने शहरी एमएलए से सवाल किया था, वो जो सियासी आदमी हमने उससे सवाल किया था और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि वो जवाब देंगे। आप उनसे पूछो कि आपने किस हक से, किस हैसियत से जवाब दिया। जिस वक्त ये वोट काटी गई थी, आपने बताया चेक में वोट कटवाई, तो सब तो आप लोग भी मुफ्ती साहब के साथ में बिल्कुल थे। हाँ, तो इसका जवाब हम लोगों ने पहले भी दिया कि जिस वक्त हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हम लोगों ने यानी वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं उनको लेकर गया था या ये इनको लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पे इस बात का गौर करवाया गया था कि वोट कट हो रही। उसके बाद मुसलसल हम लोगों ने शहरियान को जगाने की कोशिश की कि अपनी वोट को आप चेक करो। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट रखी हुई थी, हमने ऐलान करवाया कि आप आओ चेक करो, और लोग काफी तादाद में आए। जिन्होंने नहीं कटी, लोगों को ये लगता था कि पिछले कई इलेक्शन में हमारी वोट आ रही तो नहीं कटेगी, ये लोगों में रहा, लेकिन हम लोगों को जागरूक करते रहे। असल में ऐसा हुआ कि वो असेंबली इलेक्शन 2019 के बाद से अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बात की जांच नहीं हो पाई कि भाई ये वोट कटी है कि नहीं कटी है। जब वोट का हमारे पास डेटा आया, डेटा आने के बाद सबसे पहले
समाजवादी के लोगों ने, निहाली वर्करों ने इस बात पे गौर किया और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने इस बात को बताया कि मालेगांव शहर से बड़ी तादाद में वोट कटी है। मैडम वोट तो कटी है, लेकिन उसमें कई ऐसे डबल टिबल वोट भी थे जिसमें मौजूदा एमएलए के लड़के का खुद 2 या 3 मरतबा लिस्ट में नाम था अलग-अलग, तो उसका क्या है? वो देखो, वोट की जांच करना और वोट अगर गलत है तो उनसे पूछना और पूछने के बाद वो जब जवाब देते वोट का नाम काट देना, ये बहुत बड़े हक से महरूम रखा जा रहा है। इसको ऐसे ही नहीं खत्म किया जा सकता, उनसे पूछना चाहिए। अब मैं बोलूंगी किसी फर्द वाइज की 3-3 जगह वोट है और जो आम आदमी है उसकी एक भी वोट नहीं है, तो मतलब क्या है इसका? इम्तियाज हो रहा है ना इसका मतलब।